जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का पेपर अगले महीने से स्टार्ट हो जाएगा 5 तारीख से। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने मैथ्स की एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें पिछले वर्ष के 7 क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व कराऊंगा, जो कि 2019 के पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, आप इसे ध्यानपूर्वक देखें, इस सीरीज से जुड़ें। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, कुछ नंबर से आपका जो है कि पेपर रुक रहा है, लग रहा है कि कट ऑफ से कुछ पीछे है, तो ये सीरीज देखने के बाद उसकी भरपाई हो जाएगी। क्योंकि मैंने एनालिसिस की है सारे पेपर की। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, कुछ चैप्टर से 1-2 प्रश्न आ रहा है या नहीं आ रहा है, एक प्रश्न भी नहीं आ रहा। तो इससे आपकी भी एक एनालिसिस हो जाएगी। दूसरी चीज़, क्वेश्चन किस लेवल का पूछा जा रहा है, ये भी आप देख लेंगे कि क्वेश्चन का लेवल जो लास्ट ईयर था, वो किस हद तक रखा गया था, और उसी लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ये जो हमारा पेपर है, मैं आपको बता दूं कि ये 2019 में हुआ था, एनटीपीसी का। ठीक है, और इसकी आंसर की 4 जनवरी 2021 को आई थी। तो वही जो आंसर की है उसे हम सॉल्व कर रहे हैं उस पेपर की। ये सीबीटी फर्स्ट का पेपर है, रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न देखिए, टाइम एंड वर्क से है। ठीक है, प्रश्न को देखकर आपके चेहरे पे खुशी आ गई होगी। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न हर एक बच्चा करता है टाइम एंड वर्क में। ठीक है, एमडीएच, असली मसाले सच सच, एमडीएच आपको याद होगा। ये फॉर्मूला लगभग 50 प्रश्न हमने सॉल्व कराया है इस पे। तो आइए देखते हैं। तो एमडीएच का रूल क्या है, आप सभी को पता है। एमडीएच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ आवर्स, ये दिया है। इसको हम कांस्टेंट करके इक्वेशन बनाते हैं, समीकरण बनाते हैं और हल करते हैं। चलिए प्रश्न हल करते हैं। दिया हुआ है 20 आदमी और 15 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 20 आदमी 20 मैन, और का मतलब प्लस 15 लड़के 15 बॉय, किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं डियर, 10 दिन में। तो काम समाप्त हो गया, इक्वल का साइन लगा देंगे। आगे कह रहा है 25 आदमी और 10 लड़के उसी कार्य को 9 दिन में कर सकते हैं। 25 आदमी और कितने लड़के, और 10 लड़के, 10 लड़के इस कार्य को 9 दिन में कर सकते हैं। ये समीकरण समाप्त है। अब करना क्या है, पूछ रहा है कि आदमियों और लड़कों द्वारा किए गए दैनिक कार्य का अनुपात ज्ञात करें। तो अनुपात निकालना है। अनुपात का मतलब क्या, इनकी इफिशियंसी निकालनी है। चलिए इक्वेशन सॉल्व करेंगे। देखिए 5 कॉमन है, 5 से ये कट रहा है, 5 चौके 20, और यहाँ कट गया 5 तिया 15, 5 से कट जाएगा ये 5 बार में, और 5 दूना 10। मल्टीप्लाई कर लेंगे 10 का, यहाँ आ गया 40 मैन, और प्लस में कितना आ गया 30 बॉय, 30 बॉय इज इक्वल टू, यहाँ पर आ गया 9 पचे 45, 45 मैन, और कितना आ जाएगा 18 बॉय। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, मैन को मैन के साइड ट्रांसफर करेंगे, कितना आ जाएगा 5 मैन, और इज इक्वल टू 12 बॉय। यहाँ से देखिए रेशियो निकल गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, मैन अपॉन बॉय का आ गया 12/5। तो पुरुषों की कार्य क्षमता कितनी है 12, और लड़कों की 5। क्लियर है? उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अच्छा, यहाँ पर देखिए जल्दीबाजी में बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। यहाँ 12 5 और 5 12 दोनों दिया है। ठीक है, प्रश्न हल करके भी गलती हो जाती है। यहाँ इस चीज का ध्यान देंगे, पहले आदमी और इसके बाद लड़के। तो आदमी का कार्य क्षमता 12 है और लड़कों का 5 है, तो 12 पहले होगा और 5 बाद में होगा, तो 12:5 होगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहां देखेंगे अगला प्रश्न जो है वो क्या दिया है। अगला प्रश्न आपका दिया है फ्रैक्शन से। किससे दिया है, भिन्न से। प्रश्न पढ़ेंगे क्या है, काफी सिंपल क्वेश्चन है। नूरी द्वारा खरीदे गए प्रत्येक 18 अंडे में से 3 अंडे खराब निकल जाते हैं। इसी दर में यदि वह 690 अंडे खरीदती है तो कितने अंडे अच्छे होंगे। ठीक है, तो देखेंगे यहां पर फ्रैक्शन में नीचे टोटल वैल्यू लिखते हैं। कुल अंडे कितने हैं 18, और इसमें से 3 अंडे खराब निकल रहे हैं, तो खराब अंडे कितने हैं 3। तो इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेंगे, डिवाइड करके 1/6। तो यहाँ पर एक अनुपात निकल गया कि अगर 6 अंडे हैं तो उसमें से एक खराब होंगे, और 6 में से अगर एक खराब है तो सही कितने हैं 5, 5 अंडे सही हैं, और इसी की वैल्यू पूछा है। तो देखेंगे यहाँ पर टोटल जो अंडे हैं 6, यहाँ पर इसको कंपेयर करेंगे 690 से, क्योंकि बाद में प्रश्न में बोला है कुल 690 अंडे हैं, तो इसके हिसाब से कितने सही अंडे हैं ये बताओ। तो यहाँ डिवाइड कर देंगे 6 से डिवाइड करेंगे 115,
और गुणा कर देंगे यहाँ पर 115, तो आ जाएगा आपका 5 7 5। तो 575 करेक्ट आंसर है। जो सही अंडे होंगे वो 575 होंगे। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो फ्रैक्शन से देखिए प्रश्न निश्चित ही रहता है। ज्यादातर सेट में हमने देखा है कि एक प्रश्न आपको फ्रैक्शन से मिल रहा है। ठीक है, अगला देखेंगे यहाँ पर, ये दिया हुआ है आपका बीजगणित का प्रश्न। ठीक है, अलजेब्रा, और इक्वेशन आपका क्या दिया है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 है। ए बी बी सी सी ए का मान दिया है कितना, 47, और a इंटू बी इंटू सी 15 है। तो पूछा है a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब की वैल्यू। ठीक है, तो इस पर बहुत सारे प्रश्न आपने क्लास में किए हैं, और a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब की बात करें तो इस पे वो वाला प्रश्न ज्यादा आता है जो इज इक्वल टू 3abc होता है। ठीक है, उस पे प्रश्न तो बहुत रिपीट होते हैं, और इस पर भी जो है कि क्वेश्चन आते हैं, जैसा कि ये आया है। तो यहाँ फॉर्मूला पहले लिख लेंगे आप, उम्मीद है आपको फॉर्मूला याद होगा, a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। ठीक है, इसके 3 फॉर्मूले हमने लिखवाए थे। तो इसमें से जो तीसरा वाला है उस पर ये क्या दिया है, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस 3 a प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस सी ए, और प्लस में 3abc प्लस 3abc। चलिए यहाँ पर वैल्यू बस पुट करना है। ठीक है, आराम से मान निकल जाएगा। तो यहाँ दिया हुआ है abc 14 है, 14 का क्यूब हो जाएगा, माइनस में 3 इंटू abc फिर आ गया 14, और a इंटू बी 47 है, और प्लस में 3abc की वैल्यू कितनी है, 15। इसे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो 14 का क्यूब कर देंगे, 27 44 आ जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 14 या 42 42, और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 47 से, 7 दूना 14 4 1 28 1 29, 4 चौके 16, 4 दूना 8 4 चौके 16। यहाँ से आपका आ जाएगा 4 और 8 8 16 17 7 1 9 19 74 19 74, और यहाँ पर आ गया 45। इसे कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर पहले इसे कैलकुलेट कर लेते हैं आपस में। 4 से 4 कट गया, 0 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 7, यहाँ बच गया 6, तो यहाँ आ जाएगा 7, तो 770 आ गया, और प्लस में आपका 45 है, जोड़ देंगे कितना आ गया, 5 7 4 11 815, 815 करेक्ट आंसर है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 815। तो ये डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो अगर फॉर्मूला आपके दिमाग से उतर गया है, स्लिप कर गया है, तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार और इसे नोट कर लेंगे। ठीक है, प्रिपेयर कर लेंगे कि एग्जाम टाइम में न छूटे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए एक प्रश्न आपका आ गया किससे, ज्योमेट्री से, ज्यामिति का प्रश्न आ गया। कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। बहुत बढ़िया, समकोण त्रिभुज पर एक प्रश्न है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री बना देंगे आप समकोण, और कह रहा है जिसके अंदर एक वृत्त खींचा गया है। तो इसके अंदर एक वृत्त इस प्रकार से खींचा गया है। ठीक है, और ये ए बी सी है, ए बी सी है। प्रश्न में क्या कह रहा है, कह रहा है कि समकोण बनाने वाली दोनों भुजाओं की लंबाई दिया हुआ है, ये 10 है, ये कितना है, 12। तो प्रश्न में कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। त्रिज्या निकालनी है, फाइंड आउट द रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, कैसे करेंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि फॉर्मूला आपको इसका याद होगा। ठीक है, दो तरीके से आप निकाल सकते हैं, लेकिन राइट एंगल दे दिया तब तो बहुत ही अच्छा है। राइट एंगल के लिए आपको पता है क्या होगा, राइट एंगल के लिए अगर फॉर्मूला हम यूज करें तो हमने बताया था कि अगर ए के सामने की साइड क्या है, ए, बी के सामने की साइड की लेंथ स्मॉल बी है, और ये सी है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं रेडियस इसका डायरेक्ट ए प्लस सी माइनस हाइपोटेनस, जो कर्ण है इसकी लंबाई को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे ए प्लस सी माइनस बी, ए प्लस सी माइनस बी, और डिवाइड बाई 2। ठीक है, एक तो तरीका ये है, और ये सबसे बेहतर रहेगा अगर समकोण त्रिभुज पूछ लिया है तो। ठीक है, अब देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर आपको ये पता है 10 है, ये 12 है, इसकी वैल्यू निकालें तो ट्रिपलेट से आराम से आप निकाल सकते हैं। अगर ट्रिपलेट की बात करें तो 2 से कट जाएगा, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2 बचे 10, और 2 से कट गया आपका ये 24 है, ये लेंथ आपकी दिया हुआ है 24, इसको करेक्ट कर लेंगे, 10 है और ये 24, 24 ये ए की लंबाई, तो ये 2 से कट गया और ये कट जाएगा 12। तो ट्रिपलेट आपको याद होगा 5 12 और 13, 5 12 और 13, तो पाइथागोरस थ्योरम न लगाना पड़े, ट्रिपलेट आप जरूर याद कर ले। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है। तो 5 12 13 अगर आया तो इसकी रियल वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि ये 12 का दोगुना है 24, 5 का ये दोगुना है 10, इस तरह से 13 का दोगुना हो जाएगा 26।
अब यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे, ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, ए की वैल्यू दिया है 24, सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है 10 और माइनस में कर देंगे 26। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर देखिए इससे ये कट जाएगा, -2 बचेगा और -2 10 से जाएगा तो 8। रेडियस कितना आ गया 8, तो 8 करेक्ट आंसर होगा इसका। रेडियस आपका यहाँ 8 आना चाहिए। एक मिनट, आंसर में कुछ मिस्टेक है क्या, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 10 और 24, 10 + 24 और माइनस में 26, तो यहाँ पर 24 में से आप माइनस कर देंगे -2 और 8, यहाँ पर 8 आपका आना चाहिए। ठीक है, अच्छा डिवाइड हमने नहीं किया, डिवाइड बाई 2 है, डिवाइड बाई 2, तो ये आपका आ जाएगा 4। ठीक है, तो 4 करेक्ट आंसर है। कौन सा आंसर करेक्ट है इसमें, 4, तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर कोई भी त्रिभुज आपको दे, देखिए समकोण दिया तब तो आसान हो गया, लेकिन आइसो देखिए अगर दूसरा कोई ट्रायंगल देता है तो सबके लिए हमने इन रेडियस का फॉर्मूला बताया है आपको, और जो जनरल फॉर्मूला होता है इन रेडियस का वो क्या होता है, A/S, एरिया डिवाइड बाई सेमी पेरीमीटर। तो अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है, ठीक है, तो A/S से आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एरिया निकाल लें। अगर सारी साइड्स पता चल गई तो सेमी पेरीमीटर भी निकल जाएगा, एरिया तो आराम से निकल जाएगा, राइट एंगल है हाफ बेस इंटू हाइट, या हीरोज फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा समय ले लेगा, इसलिए राइट एंगल आ गया तो आपका लक अच्छा है, आप जो है कि जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या दिया है, सरल करना है। देखिए नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है और ये दिया हुआ है, कह रहा है इसको सिंप्लीफाई करो, कर देंगे इसको आराम से, 9 से भाग देना है, 9 × 54, 0.6 आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब इसको 4 से गुणा कर देंगे तो यहाँ 17 है माइनस में, और 4 से गुणा करेंगे 6 × 24, 2.4 आ जाएगा, 2.4, 2.4, और यहाँ आपका जो है कि कोई साइन नहीं दिया हुआ है, ये आ जाएगा आपका इस प्रकार से, यहाँ पर साइन मिसिंग है। ठीक है, तो साइन मिसिंग है, एक बार प्लस करके देख लेते हैं। ठीक है, मे भी यहाँ प्लस है, तो यहाँ देखेंगे क्या आएगा, 17 है, यहाँ माइनस हो जाएगा 2.4, तो 4 गया और आ जाएगा 9, 9 आ जाएगा, और 17 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 + 9 आ जाएगा 20, 7 7 14 15 16, 26 करेक्ट आंसर है। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे प्रश्न में। ठीक है, 26 आपका करेक्ट आंसर है, यहाँ पर प्लस होगा। ठीक है, ये टाइपिंग में छूट गया है, यहाँ प्लस होगा। ठीक है, तो इक्वेशन सिंपल है, आराम से आप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें से इसको कैलकुलेट करेंगे, आपका 9 बचेगा, 9 और 17 जोड़ लेंगे, आ जाएगा 26, 26 आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसको करेक्शन जरूर कर लेंगे, यहाँ पर प्लस साइन है, ये छूट गया था इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो एक प्रश्न आपका बोर्ड मास से, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन से आता है, लगभग सेट में देखा गया है, तो यहाँ से एक प्रश्न आप इजीली कर लेंगे और सिंपल आता है, बहुत डिफिकल्ट नहीं, बैंकिंग लेवल का नहीं आएगा कि बोर्ड मास में बहुत ज्यादा नंबर्स देकर बहुत सारे ऑपरेशंस दे देगा मैथमेटिकल, वो थोड़ा लेंदी होता है, इसमें आपका आसान ही मिलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, मेंसुरेशन का एक प्रश्न आ गया, क्षेत्रमिति का। प्रश्न क्या है पढ़ेंगे पहले। करा 6 सेंटीमीटर व्यास वाली 6 सेंटीमीटर व्यास वाली कुछ गेंदों को पानी से भरे एक बेलनाकार बीकर में इस तरह, तो देखिए एक बीकर है और ये बेलनाकार है, सिलिंड्रिकल टाइप का है इस प्रकार का, और कह रहा है कि ये पानी से भरा हुआ है, ये पानी से भरा है, और इसमें स्फेरिकल, देखिए गेंद 6 सेंटीमीटर व्यास का गेंद, तो इस प्रकार से गेंद है जिसका डाया दिया हुआ, डाया कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, कह रहा है इसको डाला जा रहा है, इसको इसमें डाला जा रहा है, और प्रश्न में कह रहा है कि वो पूरी तरह से डूब जाता है यदि बीकर का व्यास, अब बीकर का व्यास जो है कितना है, इस सिलेंडर का व्यास दिया हुआ है, इसका भी डायमीटर दिया है 9 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर है, और पानी का स्तर 32 सेंटीमीटर बढ़ गया, इसके डालने से पानी का स्तर कितना बढ़ा है, ये हाइट दिया है कितना बढ़ा है 32 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर। तो कह रहा है क्या, बीकर में डाली गई 6 सेंटीमीटर आकार की गेंदों की संख्या, मतलब बहुत सारी गेंद डाली गई है, एक नहीं, छोटी छोटी बहुत सारी गेंद डाली गई है, संख्या चलिए हम मान लेते हैं n है। यहाँ वॉल्यूम कंजर्वेशन से हो जाएगा, जितने यहाँ पर बॉल पड़ेंगे, जितनी गेंद पड़ेगी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है, और मान लेते हैं n स्फीयर इसमें पड़ा, तो जितना वॉल्यूम इसका होगा उतना ही आयतन सिलेंडर का ऊपर उठेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है,
तो कभी भी पोरिंग का क्वेश्चन आए या फिर कुछ डाला जाए दूसरे बर्तन में, या मेल्टिंग का क्वेश्चन आए कि एक को पिघलाकर दूसरा पदार्थ बनाया गया, उसमें आयतन कंजर्व रहता है, आपको पता है, तो वॉल्यूम कंजर्वेशन से ये लग जाएगा। सीधे फॉर्मूला लिख लेंगे इसका। तो स्फेयर है, गोला है, 4/3 पाई आर क्यूब। रेडियस कितना है, 6 सेंटीमीटर डाया है तो रेडियस 3 हो जाएगा, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 हो जाएगा। ठीक है, और कितने गेंद हैं, हमने मान लिया n गेंद है, यही संख्या हमें बतानी है। ठीक है, सिलेंडर का आपको फॉर्मूला पता होगा, पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ लिख लेंगे पाई आर स्क्वायर। आर कितना है, 9, तो 9 का आधा कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर आपका डायमीटर 9 दिया है ना, तो आधा कर लेंगे, तो 9/2 हो जाएगा, और स्क्वायर है तो 9 गुणे 9/2 गुणे 2, या फिर 4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पाई स्क्वायर एच दिया है 32 सेंटीमीटर ये। अब बस कैलकुलेट करना है डियर। ठीक है, आराम से कैलकुलेट कर लेंगे, पाई से पाई आपका कट गया। ठीक है, 3 गुणे 3 ये कट जाएगा, यहाँ से 9 कट जाएगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ से ये 3 और ये 3 कट गया, अब क्या बचा है, 4 से कट गया ये, 4/32 8 बार में, और यहाँ फिर 4 है, 4 दूना 8 2, अब सब कट गया, n की वैल्यू निकल गई कितनी, 9 गुणे 2 18, 18 गेंदे। कितनी गेंदे, 18। 18 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यहाँ पर सी होगा। 18 गेंदे छोटी छोटी पड़ेंगी तब जाकर 32 सेंटीमीटर हाइट कहाँ जाएगा, क्लियर है। तो देखिए मेंसुरेशन का ये वाला प्रश्न तो सभी लोग लगाते हैं। ठीक है, वॉल्यूम कंजर्वेशन का 2-3 तरह के प्रश्न आते हैं, एक पोरिंग का आता है, ऊपर से कुछ डाला गया। दूसरा कैसा आता है आपका, मेल्टिंग का, एक को मेल्ट किया गया, उससे दूसरे बनाए गए, कई सारे छोटे छोटे बना दिए गए, या फिर शेप चेंज कर दिया गया, तो उसमें वॉल्यूम क्या होता है, कंजर्व रहता है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया है, कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या, देखिए वह छोटी से छोटी संख्या, एलसीएम एचसीएफ। अच्छा, एक चीज का ध्यान देंगे, एलसीएम एचसीएफ से लगभग 2 प्रश्न सेट में पूछ लिया जा रहा है। मैं तो मैक्सिमम सेट देखा हूं लास्ट ईयर का, उसमें 2 प्रश्न लगभग पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2 से 3 प्रश्न अगर किसी चैप्टर से आ रहा है और सारे सेट में आ रहा है तो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो ये प्रश्न देखिए क्या दिया है, कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 35,280 को विभाजित करके भागफल एक पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि इसको डिवाइड अगर किया जाए तो भागफल क्या आना चाहिए, पूर्ण वर्ग आना चाहिए, दशमलव में नहीं आना चाहिए। ठीक है, और यहाँ दिया हुआ है क्या, तो यहाँ देखिए कैसे करेंगे, यहाँ 7 है, 4 है, 5 है और 3 है, ये तो ऑप्शन से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ऑप्शन से। जब प्रश्न ऐसा आए तो एक बार आप ऑप्शन से जरूर ट्राई करें, अदरवाइज टाइम थोड़ा सा आपका ज्यादा लग जाएगा। अगर ऑप्शन से नहीं करेंगे तो दूसरा तरीका क्या है, कह रहा है कि फिर आप एलसीएम लेकर सारे प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे, 2 पे कितना पावर है, 3 पे कितना पावर है, 5 पे कितना है, 7 पे कितना है। लेकिन पहले आप ऑप्शन से ट्राई करेंगे। देखिए 7 जो है ना, यहाँ पर कितना है, 7 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है और यहाँ 3। एक एक करके हम ट्राई करेंगे। पहले 3 का वर्ग करेंगे, 3 का क्या करेंगे, वर्ग, 9। देखेंगे 9 से ये कट रहा है क्या, क्योंकि 9 इसमें आएगा तभी 3 2 बार आया होगा। ठीक है, तो 9 से कटेगा, इसके लिए आप नंबर्स को ऐड कर लेंगे, 5 और 3 8, 8 2 10, 10 8 18, 18 आ रहा है इसका योग। 18 आपको पता है 9 से कटेगा, तो यहाँ पर 3, तो यहाँ पर आंसर हमारा नहीं हो सकता, क्योंकि कह रहा है कि भाग देने पर उस संख्या को हटाना पड़ेगा। 3 यहाँ पर 2 बार है, मिनिमम 3 2 बार है। 5 की बात करें, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 5 का वर्ग 25 होगा। अब देखेंगे क्या ये संख्या 25 से कट रही है, तो इस संख्या का जो अंतिम अंक है ये कितना है, 80। 80 25 से डिविजिबल है, नहीं है। अच्छा, 80 25 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन ये संख्या 5 से डिविजिबल है, क्योंकि लास्ट में 0 आया है, तो इसमें 5 केवल एक बार आया है। 5 कितनी बार आया है, एक बार। तो 5 एक बार आया है, तो पूर्ण वर्ग ये बन सकता है क्या, नहीं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, 5। अगर इसको 5 से आप डिवाइड करें तब पूर्ण वर्ग बनेगा, एक 5 की कमी। ठीक है, हमेशा याद रखेंगे पूर्ण वर्ग का मतलब जो भी आपका प्राइम फैक्टर है, जैसे आपका 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, इस पे हमेशा इवन नंबर होना चाहिए, सम संख्या। इस पे जो पावर है वो इवन होना चाहिए, तभी तो प्राइम फैक्टर बनेगा। यहाँ 5 केवल एक बार है, तो 5 से अगर डिवाइड करेंगे तब ये पूर्ण वर्ग बनेगा। यहाँ सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक, अच्छा, ऑप्शन से अगर आप नहीं करते तब आपको एलसीएम लेना पड़ता, सारे फैक्टर्स निकालने पड़ते, पावर निकालना पड़ता। वहां 5 पे एक पावर आता, वहां से आप डिसाइड कर लेते कि 5 से डिवाइड करने पर ये पूर्ण वर्ग बनेगा। क्लियर है, चलिए उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। डिविजिबिलिटी रूल से इस प्रश्न को हमने हल किया है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ क्या दिया है। प्रश्न दिया हुआ है आपका 1,20,000 में एक कार बेचने पर डेविड को 20% लाभ प्राप्त होता है। यदि वह इसे 50% लाभ पर बेचना चाहता है तो कार्य का विक्रय मूल्य। ये जो सीट में करवाया हूं उस सीट का आपका स्टार्टिंग का 5-6 प्रश्न इसी पर है और बहुत ही आसानी से हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस ऐसे में क्या मानते हैं 100, आपने क्रय मूल्य 100 मान लिया तो पहली बार 20% के लाभ पर बेचा है तो जोड़ देंगे और दूसरी बार कितने लाभ पर बेचा है 50% के तो 50 जोड़ देंगे। तो पहली बार 20% के लाभ पर बेचा है तो विक्रय मूल्य 120 होगा, जब 50% के लाभ पर बेचेगा तो 150 होगा। फिलहाल 120 का मान दिया है। प्रश्न में कह रहा है कि ये बेचा है कितने में 1,20,000 में, 1,20,000 में। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, 120 कट जाएगा, 3 जीरो बचा है, यहाँ 3 जीरो लग जाएगा तो 150 में आप 3 जीरो और बढ़ा देंगे, ये आपका होगा, ठीक है, 1,50,000। तो विक्रय मूल्य पूछा है 1,50,000। एक मिनट, यहाँ दिया हुआ है डेविड अर्न्स द प्रॉफिट 20% बाय सेलिंग अ कार इन 1,20,000। व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द कार इफ ही सेल्स द प्रॉफिट ऑफ 50%। तो बिल्कुल करेक्ट है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। ऐसे कैलकुलेशन ये बिल्कुल सही लग रहा है, दोनों बार प्रॉफिट की बात किया है, यहाँ भी प्रॉफिट है और यहाँ भी प्रॉफिट है। तो अगर प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर आपका 120 होगा और यहाँ प्राइस सेलिंग प्राइस 150 होगा और 120 में जब बेचा है तो 20% का लाभ हुआ है, 120 होगा यहाँ पर और 120 का वैल्यू दिया हुआ है 1,20,000, ये कट जाएगा, 1,000 बचेगा, 1,000 का मल्टीप्लाई करेंगे 1,50,000। यहाँ ऑप्शन में कुछ करेक्शन करना पड़ेगा, आपका 1,50,000 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो पीपीटी तैयार करते समय कभी कभी ऐसा हो जाता है, ठीक है, ऑप्शन इधर के उधर हो जाते हैं। ये दूसरे प्रश्न का ऑप्शन लग रहा है। आपका करेक्ट आंसर कितना है 1,50,000। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न दिया हुआ है जब पूर्णांक n को 9 से विभाजित किया जाता है। देखिए पूर्णांक n है और भाग किससे देना है, इसे 9 से, 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 बचता है और रिमाइंडर कितना बचा 4, ये दिया है। तो कह रहा है यदि 12n को 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। देखिए इस केस में आपको पता है कि भागफल दिया नहीं, भागफल आप XYZ कुछ भी मान सकते हैं। n को आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पर अगर n को लिखना है तो आप लिख सकते हैं 9x प्लस 4, शेषफल को जोड़ देते हैं तो यहाँ लिखेंगे 9x प्लस 4, ये n की वैल्यू है, ठीक है। अब कह रहा है कि 12n, तो 12n कैसे लिखेंगे, 12n के लिए आप 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें, n के मान में यहाँ पर, और कह रहा है कि इसको अगर फिर भाग देना है किससे 9 से, 9 से भाग देना है तो फिर शेषफल कितना आएगा। देखिए 9 से ये संख्या तो कट ही जाएगी, 12 का गुणा कर देंगे 4 में, 12 चौका 48, 48 और 48 को 9 से डिवाइड कर देंगे, 9 पचे 45, 46, 47, 47, 3 शेषफल बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 3। अच्छा यहाँ ध्यान से देखें, अगर आपने बहुत सारा प्रश्न प्रैक्टिस किया होगा तो इसको इतना टाइम देने की जरूरत नहीं, ठीक है। जैसा कि क्लास में मैं कराया हूँ, यहाँ पर डायरेक्ट देखिए 9 दिया हुआ है और 9 से यहाँ भी दिया हुआ है, n अगर 9 से कट रहा है तो 12n भी 9 से कटेगा। कई बार संख्या बदल देता है तब हमें चेक करना पड़ता है, तो संख्या अगर बदलता तो एक बार हम चेक करते कि ये फैक्टर जो है कट रहा है कि नहीं, उससे 9 है तो 9 तो 9 से कटेगा ही। अब सीधे उस केस में क्या करते हैं, जो रिमाइंडर है शेष पर उससे इस फैक्टर का आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो सीधे आप 4 का गुणा 12 से कर लेंगे, 48 और 48 को 9 से डिवाइड करेंगे, शेषफल कितना है 3 है। क्लियर है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर 3 होगा, बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न देखेंगे क्या दिया है। अगला प्रश्न आपका जो है ये चार्ट से, ठीक है, चार्ट का प्रश्न है। तो देखेंगे ध्यान से, दिया हुआ है आकृति का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। दिया हुआ है यदि छात्रों की कुल संख्या 120 है, छात्र कितने हैं 120, और कह रहा है सभी विषयों में छात्रों की संख्या समान है। अच्छा, सभी विषयों में बराबर छात्र हैं ऐसा दिया है। बराबर का मतलब कि अगर इस विषय में एक है तो इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इस प्रकार सब में वैल्यू इक्वल है, सब में एक एक है। तो कह रहा है कि कितने छात्र भाषाओं का अध्ययन करते हैं। देखिए लैंग्वेज कितने छात्र पढ़ रहे हैं, फिर ये पूछा लैंग्वेज कितने छात्र पढ़ रहे हैं। तो यहाँ देखिए टोटल कितना है, टोटल वैल्यू जो दिया हुआ है 1 2 3 4 5, कुल मान 5 है और 5 में से लैंग्वेज कितने हैं, तो सब्जेक्ट देख लेंगे, अंग्रेजी है
सामाजिक विज्ञान है, हिंदी है, विज्ञान है और गणित है। तो यहाँ 2 लैंग्वेज हैं, इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश और हिंदी 2 लैंग्वेज है, तो एक और एक आप जोड़ लेंगे, एक इंग्लिश के लिए, एक हिंदी के लिए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2। जो लैंग्वेज है इसमें उसका मान 2 है। तो टोटल वैल्यू दिया हुआ है, टोटल कितना है 120। टोटल की वैल्यू दिया है 120। तो यहाँ से आप 2 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10, 5 चौके 20। 24 में आप गुणा कर देंगे 2 का, तो कितना आ जाएगा? 24 में गुणा कर देंगे 2 का 48, 48। तो लैंग्वेज का अध्ययन जो कर रहे हैं, ऐसे कितने बच्चे हैं? 48। तो 48 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लैंग्वेज का जो अध्ययन कर रहे हैं वो 48 बच्चे हैं। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, काफी सिंपल क्वेश्चन है। जैसा कि आप देख रहे हैं, गणित आपका स्कोरिंग है। ठीक है, अभी आगे के 15 क्वेश्चन हम और करेंगे, लेकिन अगर इस प्रकार का प्रश्न पत्र आपको मिलता है तो आप समय में आराम से क्वेश्चंस को कर पाएंगे, अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस आपने अच्छे से कर ली। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न ये भी आपका दिया हुआ है, डीआई का ही, डाटा इंटरप्रिटेशन, आंकड़ों वाले प्रश्न। तो यहाँ क्या दिया है, कह रहा है तालिका के आधार पर दिल्ली के 5 सरकारी विद्यालयों का 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत। अच्छा, ये 5 विद्यालय हैं ए बी सी डी ई, और उत्तीर्ण प्रतिशत दिया हुआ है परसेंटेज 25, 32, इस प्रकार से परसेंटेज दिया है। और यहाँ दिया है छात्र छात्रा का अनुपात। तो जो स्टूडेंट है उसमें बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया है, लड़के और लड़कियों का अनुपात। कह रहा है क्या, विद्यालय बी के उत्तीर्ण छात्र। अच्छा, बी के जो उत्तीर्ण छात्र हैं वो, और छात्र में लड़के, ठीक है, उत्तीर्ण छात्र में लड़के। और कह रहा है विद्यालय सी के, और सी के जो उत्तीर्ण छात्र हैं उसके भी लड़के, तो लड़कों का अनुपात बताना है। तो बी और सी में जो उत्तीर्ण लड़के हैं उनका आपको रेशियो बताना है। क्लियर है? आराम से कर लेंगे। अच्छा, ये बताइए बी में उत्तीर्ण कितने हैं? 32। तो यहाँ लिख देंगे 32, और इसमें फिर लड़कों की संख्या आप निकालेंगे। तो अनुपात दिया हुआ है कितना? अनुपात दिया है 3:5। तो 5 और 3 हो जाएगा 8। 8 में से 3 लड़के उत्तीर्ण हैं, 8 में से 3 लड़के हैं, सॉरी, टोटल 8 बच्चे हैं, 8 में से 3 क्या हैं? लड़के। तो इन उत्तीर्ण में लड़के कितने हैं? लिख लेंगे 3/8, 3/8। उसी प्रकार से जब सी में चलेंगे तो सी में कुल 24% लोग उत्तीर्ण हैं, 24%। और इसमें लड़के कितने हैं? तो 1:2 दिया है, जोड़ लेंगे 1 और 2, 3 हो जाएगा। 3 भाग में से 1 भाग लड़के हैं, तो लिख देंगे लड़कों की संख्या 1/3 है, 1/3 है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहां से आपका वैल्यू निकल जाएगा। तो 8 से कट गया, 8 चौक 32, 4 से कट जाएगा, 4 से 24, ये 6 बार में। क्लियर है? और 3 से कट गया, ये 3 दूना 6। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 2/3 बचा है, 2/3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 3 इधर, 3:2। तो यहाँ पर कितना आ गया? यहाँ पर आ गया 3:2। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सी। सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर है? उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। देखिए, एक प्रश्न आपका एक डायग्राम से है। ठीक है, ये पेट एग्जाम की तरह नहीं है कि एक डायग्राम देगा तो उसमें 5 प्रश्न पूछेगा। एक डायग्राम देगा, उस पर सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लगभग सेट में ऐसा ही है। ठीक है, चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न हमारा दिया है यहाँ पर, अमर और कोमल की आय का अनुपात दिया हुआ है। तो आय का अनुपात कितना है? 5x। इनकम एंड एक्सपेंस का, ये देखिए रेशियो का प्रश्न है, अनुपात का। ऐसा प्रश्न बहुत सारा आपने लगाया है, उम्मीद है आपको याद होगा कि इनकम का जब अनुपात देता है तो यहाँ पर लिखते हैं हम क्या, 5x डिवाइड बाई 4x। ये जो है कि आपका किसका? अमर और कोमल का। यहाँ लिख देंगे अमर और यहाँ लिख देंगे कोमल। ये इनके इनकम का रेशियो है, हमने x के साथ लिख लिया। इसके बाद दिया हुआ है क्या कि इनके व्यय का अनुपात 2:1 है। व्यय कितना है? 2:1। और उनमें से प्रत्येक प्रतिमाह 6000, कितना? 6000 बचाते हैं। तो देखिए 5x में से 6000 ये बचा रहा है और 6000 ये भी बचा रहा है, और बचाने के बाद इनका व्यय कितना है? 2:1 का है, 2:1 का। क्लियर है? यहाँ से आप x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 5x माइनस 6000, 6000, और यहाँ कितना आ जाएगा? 8x माइनस 12000। तो यहाँ से इजीली आप निकाल सकते हैं, यहाँ आ जाएगा 3x, और 3x यहाँ पर आ जाएगा 6000। तो x का मान कितना आ जाएगा? 3 से 6 कट गया 2 बार में, तो आ जाएगा x का मान 2000। तो 2000 आपका करेक्ट है यहाँ पर x की वैल्यू। और फिलहाल हमसे पूछा क्या है? अमर की आय। अमर की आय पूछा है। अमर यहाँ है, इसकी इनकम 5x है। कितनी है? 5x। तो x का मान कितना है? 2000।
2000 का गुणा कर देंगे 5 में, 10,000। अमर की आय कितनी आ गई? 10,000, 10,000। 10,000 बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पर। तो आप देखेंगे यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, 10,000, 10,000। याद रखेंगे, इनकम का प्रश्न जब भी आए, इनकम का प्रश्न जब भी आए तो इनकम आपका एक्सपेंस प्लस सेविंग, यही होता है। खर्च और बचत को जोड़ लें तो इनकम निकल जाएगा। समीकरण बनाते समय इनकम को हमेशा रेशियो में दिया रहेगा एक्स माने, कभी आपका एक्सपेंस दिया रहेगा तो एक्सपेंस को माइनस करेंगे, इधर एक्स का अनुपात लिखेंगे। और कभी कभी इस प्रश्न में सेविंग आपको रुपए में दे देता है, तब एक्सपेंस का अनुपात इधर लिखेंगे। दो टाइप से इसमें प्रश्न बनाता है। ऐसे हमने जो आपको क्लास में पीडीएफ दिया था क्वेश्चन का, उसमें 6 प्रकार के क्वेश्चन हमने कराए थे, और वही 6 प्रकार के क्वेश्चन इनकम में बनते भी हैं रेशियो से, और वही बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला टाइप हमारा ये था। ठीक है, चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका जो दिया है, क्या है? कह रहा है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। बहुत बढ़िया। ठीक है, नंबर सिस्टम और एलसीएम एचसीएफ, दो चैप्टर आपको अनुमान लग गया होगा कि ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये हमारे एग्जाम के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी तक हम जो प्रश्न किए हैं उसी में से। तो यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है। कह रहा है प्रश्न में कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, ज्ञात करें जो 468 से पूर्णतः विभाजित। देखिए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितनी है? कौन सी है? 9 9 9 9 9, ये 5 अंकों की है। कह रहा है कि और ऐसी संख्या जो 468 से पूर्णतः विभाजित हो, डिविजिबल। क्लियर है? तो यहां पर आप एक काम कर सकते हैं कि इसको इससे भाग देंगे, और जो भागफल आएगा कुछ शेषफल बचेगा, क्योंकि ये पूर्णतः कटेगा नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो शेषफल बचेगा उसको आप हटाएंगे और सीधे क्वेश्चन से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका आपका आ जाएगा, लेकिन उसमें आपका टाइम ज्यादा लगेगा। ऐसे प्रश्नों को पहले ऑप्शन से ट्राई करते हैं। ठीक है, ऑप्शन से जब नहीं लगेगा फिर उस पर चलेंगे। तो हमको यह समझ में आ रहा है कि जो संख्या है वो 468 से डिवाइड होनी चाहिए। 468 से क्या होनी चाहिए? डिवाइड होनी चाहिए। तो एक काम करते हैं, सबसे बड़ी संख्या ऑप्शन की पहले उठाएंगे और बड़े से छोटे की तरफ चलेंगे। 400, 600, 800, ये सबसे बड़ा है 864। तो पहले इसको उठा लेंगे, 9 9 8 6 4, और देखेंगे क्या ये डिविजिबल है किससे? 4, 6 और 8 से। अगर ये इससे विभाज्य है, अगर ये इससे क्या है? विभाज्य है, तो हमारा काम हो जाएगा। तो देखते हैं क्या कि ये इससे टोटली डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। तो कैसे पता चलेगा डिविजिबल है कि नहीं? डायरेक्ट इसको इससे भाग दें, अगर डिविजिबल है तो आपका काम हो जाएगा। और एक तरीका और है कि इसके फैक्टर्स से आप चेक कर लें। इसके फैक्टर्स से क्या करें? चेक कर लें। तो इसके फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? देखिए यहाँ पर बात अगर फैक्टर की करें तो ये संख्या 2 से कटेगी, हाँ कटेगी। 4 से कटेगी, 4 से भी कटेगी। उसके बाद देखें 3 से कटेगी क्या? 6 4 10 8 18, 3 से कटेगी। 3 से क्या? 9 से भी कटेगी, 9 से भी कटेगी। तो ऐसे कुछ फैक्टर्स आप निकालें, 5 से नहीं कटेगी। तो ये देखिए 2 से जो संख्या कटेगी वो 4 से कटेगी। 4 से एक बार चेक कर लें, कट रहा है ये? 4 से कट रहा है, डिविजिबल है। अब चेक करें 9 से कट रहा है, तो 9 से एक बार चेक कर लें 9 से कट रहा है कि नहीं। 9 से कट जाएगा 9, और 6 4 10 8 18 कटेगा, 9 से भी डिविजिबल है। तो यहाँ पर ये संख्या 9 से डिविजिबल है। और संख्याएं 9 से डिविजिबल है क्या? तो 9 से अगर हम देखें तो ये कट जाएगा आपका 9 9 6 4 10 8 18, ये भी 9 से डिविजिबल है, लेकिन इससे छोटा है। इससे क्या है? छोटा है। तो ये तो 9 से डिविजिबल है, ये भी 9 से डिविजिबल है, इसका चांस नहीं है। इसका अगर देखें तो 9 9 कट गया, 6 4 10 8 18, ये भी 9 से डिविजिबल है, और ये आपका ये भी 9 से है, लेकिन ये 4 से डिविजिबल नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सबसे बड़ी संख्या आपकी ये है, ये 9 से विभाज्य है, 4 से भी विभाज्य। इसके बाद और कोई संख्या अगर देखें इसमें जिससे डिविजिबल हो, तो सबसे बड़ी संख्या में आपको यही दिख रहा है, यही संख्या दिख रही है, ये आपका करेक्ट होगा। अच्छा, दूसरा क्या करना है? आप डिवाइड कर सकते हैं, जो इसका प्रॉपर मेथड है। ठीक है, जो प्रॉपर मेथड है वो आपका इस प्रकार से, यहाँ पर 468 से आपको भाग देना होगा। क्या करना होगा? भाग देना। तो भाग देंगे कितनी बार में जाएगा? 2 बार में जाएगा, 2 बार में। 8 दूना 16, 6 1, 6 दूना 12 1 13, 3 1 8 1 9। यहाँ माइनस कर देंगे, आ जाएगा 3, यहाँ आ गया 6, और ये कट गया, यहाँ 9 आ गया। अब 4 से एक ही बार में जाएगा, एक बार में यहाँ करेंगे डिवाइड, तो कितना आ जाएगा? 468, 468। यहाँ आ गया 1, और यहाँ आ जाएगा 6 6 12 1 13, 7 आ गया, और यहाँ बचा 5 1, ये आ गया। अब लास्ट आपका 9 उतर जाएगा, तो 1719 ये हो गया। अब कटेगा आपका ये कितनी बार में? 4 बार में जाएगा, चूंकि नहीं 4 बार में नहीं जाएगा, 3 बार में जाएगा।
तो 8 त्रिक 24, 4 2 6 त्रिक 18 19 20 2 4 3 12 13 14, ये आ गया, माइनस कर देंगे 5 आ गया। इसके बाद यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3 और ये कट गया। अब संख्या छोटी हो गई तो दशमलव लगाएंगे और 0। तो आप देख रहे हैं कि दशमलव लग जा रहा है यहाँ पर 213। कितनी बार में गया? 213। तो जो सबसे बड़ी संख्या मिलेगी वो 668 गुणे 213 मिलेगी, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 668 का 213 में अगर गुणा करेंगे तो आपको जो ऑप्शन मिलेगा, यूनिट प्लेस से कर लें, 8 का गुणा करेंगे, 8 त्रिक 24, 4 आ रहा है। इकाई स्थान का अंक कितना आ रहा है? 4। तो 4 आपका यहाँ पर है, ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, और पहले भी हमने बताया था डिविजिबिलिटी रूल से आप बड़ी संख्या पकड़ ले और उस बड़ी संख्या से डायरेक्ट ऑप्शन से आप हिट कर सकते हैं, और बड़े वाले को पहले उठाएं। जब बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो ऑप्शन में बड़े वाले को पहले उठाएं, छोटे वाले को बाद में। अगर बड़ा वाला डिविजिबल हो गया तो वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है। अगला प्रश्न आपका दिया है कि यदि x और y ऐसी धनात्मक संख्याएं हैं कि रूट x की वैल्यू दिया हुआ है 8 और x स्क्वायर प्लस y दिया है 41 बार है, तो पूछ रहा है कि तो y का मान निकालना है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y। तो y का मान ज्ञात करना है। चलिए देखेंगे ध्यान से, काफी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर स्क्वायर देखिए, x स्क्वायर दिया हुआ है, ये इक्वेशन कितना है, x स्क्वायर प्लस y बराबर 4112, इस प्रकार से है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आप निकाल सकते हैं यहाँ से, ये स्क्वायर करेंगे आप 64 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा स्क्वायर करेंगे तो 64, और फिर स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट करनी है तो 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 64 का फिर से वर्क करना है, तो 64 का फिर से वर्क करना है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखेंगे। इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, एक तो आप ऐसे कर सकते हैं कि 64 नियरेस्ट वैल्यू से, ठीक है, नियरेस्ट वैल्यू का मतलब 70 के करीब है तो यहाँ लिख देंगे 70, और 70 कब आएगा, यहाँ 60 कर दें, 60 से नियरेस्ट वैल्यू से आप स्क्वायर निकाल लें या डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 60 है, 60 कब आएगा, जब माइनस करेंगे 4, तो यहाँ प्लस 4 कर लेंगे, कितना आ गया 68, मल्टीप्लाई कर लेंगे 0 8 6 48 8 4 36 36 4 40, ये आ गया, और 4 चौके 16, तो यहाँ से आ जाएगा 6904, तो 4096 आ गया। तो 4096 को उधर ट्रांसफर करेंगे, माइनस हो जाएगा 4096, यहाँ माइनस हो जाएगा, कितना आ गया 6 आ जाएगा, 1 आ गया, ये 16, कितना आ रहा है 16, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। क्लियर है, उम्मीद करते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बड़ी संख्याओं का अगर स्क्वायर आ जाए तो नियरेस्ट जीरो मेथड से आप निकाल सकते हैं, 25 वाला भी हमने मेथड आपको बताया था, उसके थ्रू भी आप निकाल सकते हैं। क्लियर है, चलिए चलेंगे अगले प्रश्न में। क्या दिया हुआ है, दो कारें अहमदाबाद से चलना शुरू करती हैं। अच्छा, दो कारें अहमदाबाद से, चलिए मान लेते हैं ये अहमदाबाद है, यहाँ से दो कारें चलना स्टार्ट कर रही हैं और विपरीत दिशा में चलती हैं। अच्छा, एक इधर चल रही है तो दूसरी इधर चल रही है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। कह रहा है कि एक कार की चाल दूसरे कार से 200 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। अच्छा, चलिए मान लेते हैं इसकी चाल अगर s है तो ये हो जाएगा s प्लस 200, 200 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, अधिक। कह रहा है 9 घंटे के बाद दोनों के बीच की दूरी 4500 किमी है, तो दोनों का चाल का योग बताइए। अच्छा, 9 घंटे के बाद दोनों के बीच की दूरी, चलते जा रहे हैं, ये चल रहा है इधर, चल रहा है इधर, इस प्रकार से, और ये भी चलता जा रहा है, और 9 घंटे तक ये चले। 9 घंटे के बाद मान लीजिए ये कहीं यहाँ है, यहाँ, ये कहीं यहाँ है, तो इनके बीच की दूरी दे दिया है। 9 घंटे के बाद दूरी कितनी है, 45। तो कह रहा है प्रश्न में क्या, प्रश्न में कह रहा है कि दोनों की चाल का योग बताए, दोनों का चाल निकालना है, मतलब s और s प्लस 200 दोनों को निकालना है और जोड़ना है, योग बताना है। क्लियर है, तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। अगर दिशा विपरीत है, ठीक है, तो उस कंडीशन में रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, जो सापेक्ष चाल होता है जोड़ देते हैं, तो इसमें इसको जोड़ देंगे, हो जाएगा 2s और प्लस में 200, 2s प्लस में 200, और 9 घंटे तक चले हैं इंटू 9 बराबर कितनी दूरी कवर हो गई 9 घंटे चलने के बाद, 4500 की दूरी कवर हो गई। तो यहाँ से आप 9 से डिवाइड कर देंगे, 9 पचे 45, और s का मान आ जाएगा यहाँ पर 300 आ गया, 200 ट्रांसफर होगा 500 में से, ये 500 में से 200, 300 बाई 2 150 आ गया। s की वैल्यू कितनी आ गई 150, और s की वैल्यू अगर 150 है, s की वैल्यू अगर 150 है तो s प्लस 200 की कितनी हो जाएगी 350। फिलहाल हमसे इन दोनों का योग पूछा है, जोड़ देंगे, तो 150 में 350 जोड़ देंगे 500, तो करेक्ट ऑप्शन बी होगा 500। ठीक है, दोनों की चाल का योग कितना है 500। क्लियर है,
तो आज हमने 15 क्वेश्चन इस सेट का सॉल्व किया। आपने देखा क्वेश्चन किस किस एरिया से पूछा गया था। इस सेट का 15 क्वेश्चन अभी और बचा है, उसे हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये जो प्रीवियस ईयर है क्वेश्चन पेपर, इसका पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, इसके अलावा जितनी क्लासेस हमने और ली हैं, अगर उनका आप चाहते हैं कि पीडीएफ नोट्स मिल जाए, टेस्ट सीरीज आप सॉल्व करना चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट चाहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये सभी आपको प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। ऐप पर विजन क्लासेस गोरखपुर आप डालेंगे, ठीक है, तो आपको लोगो दिख जाएगा विजन का, ठीक है, वहां से आप सीधे सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें सीक्वेंस से आपको पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल है। आप कितना भी चाहें टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।